बना यागा। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक बार की बात है कि रूस देश में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। बूढ़े की पत्नी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। उसकी पहली पत्नी से उसके एक छोटी सी बेटी थी। उस बेटी की सौतेली माँ उसको बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वह उसको बहुत मारती थी और हमेशा यही सोचती रहती कि कैसे वह उसको जान से मार दे। एक दिन उस लड़की का पिता कहीं बाहर गया हुआ था तो उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा, तुम अपनी आंटी यानी मेरी बहन के घर जाओ और उससे सुई धागा ले आओ, मैं तुम्हारे लिए एक पोशाक बनाना चाहती हूँ। अब उसकी यह आंटी बाबा यागा थी। ये लड़की बेवकूफ नहीं थी, सो वह पहले अपनी असली आंटी को पास गई और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी, कहो कैसे आना हुआ? माँ ने मुझे अपनी बहन के पास सुई धागा लाने के लिए भेजा है ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक बना दे। तब उसकी आंटी ने उसे बताया कि उसकी यह आंटी बाबा यागा है और वहाँ जाकर उसको क्या करना चाहिए। उसने कहा, बेटी, उसके घर के पास में एक बिरच का पेड़ खड़ा है। वह तुमको तुम्हारी आंख पर मारेगा, इसलिए तुम उसके तने के चारों तरफ एक रिबन बांध देना। इसके अलावा उसके घर के दरवाजे छू छू करेंगे और अपने आप ही जोर जोर से खुलेंगे और बंद होंगे। इसके लिए तुम उनके कब्जों में थोड़ा सा तेल डाल देना तो वे चुप रहेंगे। वहाँ कुछ कुत्ते होंगे जो तुमको फाड़ कर रख देंगे। तुम उनको ये डबल रोटी फेंक देना तो वे तुमको खाएंगे नहीं। वहाँ एक बिल्ली है जो तुम्हारी आंख निकाल लेगी, उसको तुम ये सुअर का मांस खिला देना, इससे वह भी चुप रहेगी। कहकर उसकी आंटी ने उसको एक रिबन, थोड़ा सा तेल, कुछ डबल रोटी और सुअर का मांस दे दिया। लड़की ने ये सब चीजें ली और बाबा यागा के घर की तरफ चल दी। चलते चलते वह उसके घर आ गई। उसने देखा कि वहाँ एक मकान खड़ा हुआ है और उसमें पतली पतली टांगों वाली बाबा यागा बैठी बैठी कुछ बुन रही है। लड़की उस मकान के अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटी, आओ कैसे आना हुआ? लड़की बोली, माँ ने मुझे आपसे सुई धागा लाने के लिए भेजा है ताकि वह मेरी एक पोशाक सिल सके। बाबा यागा बोली, ठीक है, तब तक तुम यहाँ बैठो और यह बुनो, मैं तुम्हारे लिए सुई धागा लाती हूँ। लड़की बुनने के लिए खड्डी के पीछे बैठ गई और कपड़ा बुनने लगी। बाबा यागा उस लड़की को वहीं छोड़कर बाहर चली गई और अपनी नौकरानी से बोली, जरा जाकर नहाने का पानी गर्म कर दो और मेरी भांजी को नहला दो। हाँ, ध्यान रखना कि उस पर तुम कड़ी नजर रखो, मैं उसका नाश्ता करना चाहती हूँ। पर लड़की उस खड्डी के पीछे इतनी डरी हुई बैठी थी कि वह जिंदा कम और मरी हुई ज्यादा लग रही थी। उसने डरते हुए बाबा यागा की नौकरानी से कहा, देखना आग जलाने वाली लकड़ी को थोड़ा गीला कर देना ताकि वे कम जलें। और हाँ देखो, नहाने का पानी भी चलनी में भर कर लाना ताकि उसको लाने में तुमको देर लगे। और इसके बदले में उसने उस नौकरानी को एक रुमाल भेंट में दिया। बाबा यागा ने कुछ देर इंतजार किया और फिर खिड़की पर आकर अपनी भांजी से पूछा, बेटी, क्या तुम अभी भी बुन रही हो? क्या तुम अभी भी बुन रही हो बेटी? लड़की ने जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं अभी भी बुन रही हूँ। बाबा यागा ये सुनकर चली गई। लड़की ने बिल्ली को सुअर के मांस का एक टुकड़ा दिया और उससे पूछा, क्या यहाँ से बचने का कोई तरीका नहीं है? बिल्ली बोली, है ना, लो एक कंघी लो और यह एक तौलिया लो और इनको लेकर यहाँ से चली जाओ। बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी, पर तुम अपना कान जमीन पर जरूर लगा लेना, इससे तुमको उसके आने की आहट सुनाई देगी। जब तुम ये देखो कि वह तुम्हारे बहुत पास आ गई है तो पहले अपने पीछे ये तौलिया फेंक देना। जमीन पर गिरते ही वहाँ एक चौड़ी और बहुत चौड़ी नदी बन जाएगी। वैसे तो बाबा यागा उस नदी को ही पार नहीं कर पाएगी, पर अगर उसने वह नदी को पार कर भी ली और तुमको पकड़ने की कोशिश की तो तुम फिर से जमीन पर कान लगा लेना और अगर तुम फिर से देखो कि वह तुम्हारे बहुत पास आ गई है तो ये कंघी अपने पीछे फेंक देना। इस कंघी के गिरते ही वहाँ एक घना और बहुत घना जंगल पैदा हो जाएगा। उस जंगल को वह पार नहीं कर पाएगी और उसको कोई और रास्ता लेना ही पड़ेगा, तब तक तुम वहाँ से भाग जाना। लड़की ने बिल्ली से वह कंघी और तौलिया लिया, उसको धन्यवाद दिया और वहाँ से भाग ली। बाबा यागा के कुत्तों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर उसने उनके लिए डबल रोटी फेंक दी और उन्होंने उसको जाने दिया। जब वह उसके घर के दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो वह दरवाजा खुल भिड़ कर शोर मचाता, सो उसने उसके कब्जों में तेल डाल दिया जिससे वह खुलने भिड़ने पर शोर नहीं मचाए और इस तरह उसने शोर नहीं मचाया।
इस तरह वह लड़की वहां से भी चुपचाप निकल गई। रास्ते में बिर्च के पेड़ ने उसकी आंख निकाल ली होती, पर वहां पहुंचते ही उसने उसके चारों तरफ एक रिबन बांध दिया तो उसने भी उसको वहां से गुजर जाने दिया। लड़की के वहां से जाने के बाद बिल्ली बाबा यागा की खड्डी पर बुनने के लिए बैठ गई। वहां बैठकर उसने बाबा यागा की बुनाई करने की बजाय उसकी सारी बुनाई खराब कर दी। थोड़ी देर बाद बाबा यागा फिर खिड़की पर आई और पूछा, बेटी क्या तुम अभी बुन रही हो? बिल्ली ने कुछ आवाज बदल कर जवाब दिया, हाँ मैं अभी बुन रही हूँ आंटी, मैं अभी बुन रही हूँ। बाबा यागा को वह आवाज कुछ अलग सी लगी तो वह अपने मकान के अंदर दौड़ी। उसने देखा कि वह लड़की तो वहां से जा चुकी है और उसकी बिल्ली उसकी जगह वहां पर बैठी है। अपनी बिल्ली को वहां खड्डी पर बैठे देखकर वह गुस्से से भर गई और उसने बिल्ली को गाली देना और पीटना शुरू कर दिया कि उसने लड़की की आंखें क्यों नहीं निकाली, उसने उसको वहां से जाने ही क्यों दिया। बिल्ली बोली, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है पर तुमने मुझे कभी भी हड्डी से ज्यादा कुछ नहीं दिया, पर उसने मुझे सुअर का मांस दिया, मैं उसकी आंखें क्यों निकालती। ये सुनकर बाबा यागा कुत्तों पर, दरवाजे पर, बिर्च के पेड़ पर और फिर नौकरानी पर उन सबको गलियां देने के लिए दौड़ी कि उन्होंने अपना अपना काम क्यों नहीं किया। तो कुत्ते बोले, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की पर तुमने हमको जली रोटी के सिवा कुछ नहीं दिया, पर देखो उसने हमको कितनी मुलायम डबल रोटी दी, हम उसको फाड़ खा नहीं सकते थे। दरवाजा बोला, हमने तुम्हारी इतनी सेवा की पर तुमने हमारे कब्जों में कभी पानी भी नहीं दिया, पर देखो उसने हमारे कब्जों में तेल लगाया है, वह कितनी अच्छी थी, हम छू छू नहीं कर सकते थे। बिर्च का पेड़ बोला, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की पर तुमने मेरे चारों तरफ एक धागा भी नहीं बांधा, पर देखो उसने मेरे चारों तरफ कितना सुंदर रिबन बांधा है, मैं उसकी आंख कैसे निकाल लेता। नौकरानी बोली, मैंने आपकी इतनी सेवा की पर आपने मुझे फटे कपड़ों के सिवा कुछ नहीं दिया, पर देखो उसने मुझ कितना सुंदर रुमाल दिया है, मैं क्या करती। ये सुनकर वह पतली टांगों वाली बाबा यागा अपनी ओखली में बैठी और उस लड़की को पकड़ने के लिए अपना मूसल लेकर उड़ ली। साथ में वह अपनी झाड़ू से अपनी उड़ान का रास्ता भी साफ करती जाती थी। लड़की ने अपना कान जमीन से लगा दिया और जब उसने सुना कि बाबा यागा उसका पीछा कर रही थी और उसके पास तक आ गई थी तो उसने बिल्ली का दिया हुआ तौलिया अपने पीछे फेंक दिया। वह तौलिया तो जमीन पर गिरते ही एक बहुत ही चौड़ी नदी बन गया। नदी तक आने पर जब बाबा यागा ने देखा कि वह नदी पार नहीं कर सकती तो गुस्से से उसने अपने दांत किटकिटाए और अपने बैलों को लाने के लिए अपने घर चली गई। घर से बैलों को लेकर वह नदी के पास तक आई। बैलों ने उस नदी का एक एक बूंद पानी पी लिया, जिससे वह नदी काफी सूख गई और बाबा यागा ने उस लड़की को पकड़ने के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पर लड़की ने फिर से जमीन से अपने कान लगाकर सुना तो उसको फिर से उसके आने की आहट सुनाई दी। जब वह आहट काफी पास आ गई तो अब की बार उसने अपने पीछे बिल्ली की दी हुई कंघी फेंक दी। कंघी के जमीन पर पड़ते ही वहां एक घना और बहुत ही घना जंगल पैदा हो गया। वह जंगल इतना घना था कि बाबा यागा उसको देखकर फिर से गुस्से से दांत कटकटाने लगी, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वह उस जंगल को पार नहीं कर सकी, इसलिए उसको घर वापस चले जाना पड़ा। इस समय तक लड़की का पिता घर वापस आ गया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी बिटिया कहाँ है? उसकी पत्नी बोली, वह अपनी मौसी के घर गई है। तभी वह लड़की भी हांफती हांफती वहां आ पहुंची। उसके पिता ने पूछा, तू कहाँ थी? लड़की बोली, ओ पिताजी, माँ ने मुझे सुई धागा लाने के लिए मौसी के घर भेजा था ताकि वह मेरे लिए एक पोशाक बना सके, पर वह मौसी तो बाबा यागा थी और वह मुझे खाना चाहती थी। तो फिर तू उससे बची कैसे? मैं उससे ऐसे बची, कहकर उसने अपने पिता को सारा हाल बता दिया। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी से उसके बाबा यागा से बचने का हाल सुना तो वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसको गोली मार दी। वह और उसकी बेटी दोनों फिर आराम से रहे और सब कुछ उनके साथ ठीक रहा। बाबा यागा 2, ये पिछली वाली कहानी का दूसरा रूप है। बहुत पुरानी बात है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी नताशा के साथ अपनी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी, पर वे दोनों आपस में बहुत खुश थे। सुबह सुबह नाश्ते की मेज पर जब वहाँ डबल रोटी और जैम रखा रहता था तो दोनों बहुत खुशी खुशी उसे खाते थे और पीकेबू खेलते थे, कभी इस तरफ और कभी दूसरी तरफ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उस बूढ़े आदमी के दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि उसको दूसरी शादी करनी चाहिए। सो उसने दूसरी शादी कर ली।
बच्ची को एक सौतेली माँ मिल गई और बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब उनकी नाश्ते की मेज पर कोई डबल रोटी और जैम नहीं होता था। अब वे पीकेबू भी नहीं खेलते थे। केवल यही नहीं बल्कि हालत इससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब उस बच्ची को चाय की मेज पर बैठने भी नहीं दिया जाता था। सौतेली माँ का कहना था कि छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए और जैम के साथ डबल रोटी भी बहुत कम खानी चाहिए। अब वह उसको डबल रोटी के ऊपर वाले टुकड़े देकर घर से बाहर भेज देती कि वह कहीं और बैठकर उनको खा ले। फिर वह सौतेली माँ अपने पति के साथ बैठती और उसको यही बताती कि जो कुछ भी गलत हुआ वह सब उस बच्ची की ही गलती थी और वह पूरा अपनी नई पत्नी की बात पर विश्वास कर लेता। बेचारी नताशा घर के बाहर कंपाउंड में जाकर शेड में बैठ जाती, डबल रोटी के उन सूखे टुकड़ों को अपने आंसुओं से गीला करके अकेली बैठकर खा लेती। कुछ देर बाद वह अपनी सौतेली माँ की चिल्लाहट सुनती। वह उसको चाय के बर्तन साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए, फर्श साफ करने और सबके कीचड़ भरे जूते साफ करने के लिए अंदर बुला रही होती। एक दिन उस सौतेली माँ को लगा कि वह अब इस बच्ची को और एक मिनट भी सहन नहीं कर सकती, पर उसकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाए। तो उसको अपनी भयानक बहन बाबा यागा की याद आई, जिसकी टांगे हड्डियों की थी और जो जंगल में रहती थी। बस उसके दिमाग में एक नीच विचार घूम गया। अगले दिन उसका पति पास के एक गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया, तो जैसे ही वह चला गया उसने नताशा को बुलाया और उससे कहा, देख तू मेरी बहन के पास जा, वह जंगल में रहती है, उससे कमीज मरम्मत करने के लिए सुई धागा लिया। पर नताशा कांपते हुए बोली, सुई धागा तो यही रखा है। उसको मालूम था कि उसकी सौतेली माँ की यह बहन जादूगरनी बाबा यागा थी और जो भी बच्चा उसके पास जाता था वह फिर बाद में कहीं नहीं देखा गया। सौतेली माँ बहुत जोर से अपने दांत किटकिटाकर बोली, चुप रह, क्या मैंने तुझसे कहा नहीं कि तुझे अपनी छोटी मौसी के पास कमीज की मरम्मत करने के लिए सुई धागा लाने जंगल जाना है। नताशा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन मैं उसको भी कहा, क्योंकि उसने सुन रखा था कि बाबा यागा अपने शिकारों का एक बहुत बड़ी ओखली में बिठाकर अपने हाथ में मूसल लेकर उनका हवा में पीछा करती थी और अपने लोहे के दांतों से वह उनको खा जाती थी। सौतेली माँ ने उसकी नाक पकड़ी और उसे नोच कर पूछा, ये तेरी नाक है, क्या तू इसे महसूस कर सकती है? बच्ची बोली, हाँ, बस तो तू जंगल जाने वाली इस सड़क पर चली जा, आगे जाकर तुझे एक गिरा हुआ पेड़ मिलेगा, वहाँ से तू बाने हाथ को मुड़ जाना, वहाँ से सीधे जाकर तुझे तेरी आंटी का घर दिखाई पड़ जाएगा। अब तू जा, वो आलसी लड़की। फिर उसने बच्ची के हाथ में एक रुमाल थमा दिया जिसमें उसने पुरानी डबल रोटी के कुछ टुकड़े, कुछ चीज और कुछ मांस बांध दिए थे। नताशा वह रुमाल लेकर चल दी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ घर के दरवाजे पर अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी, इसलिए वह सिवाय आगे जाने के कुछ और कर ही नहीं सकती थी। उसने वह सड़क पकड़ी जो जंगल की तरफ जाती थी। जंगल पार करके वह गिरे हुए पेड़ के पास तक आ गई। वहां से वह बाने हाथ को मुड़ गई। उसकी नाक वहां से अभी भी दुख रही थी जहां उसकी सौतेली माँ ने उसको नोचा था, सो उसको मालूम था कि उसको तो आंटी के घर जाना ही था। आखिर वह हड्डियों की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा की झोपड़ी के पास आ ही गई। उस झोपड़ी के चारों तरफ ऊंची सी एक बाड़ लगी हुई थी। जब उसने उस बाड़ में लगा दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बहुत जोर से चरचराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसको हिलने में बहुत कष्ट हो रहा हो। नताशा ने इधर उधर देखा तो उसको जंग लगा तेल का एक डिब्बा दिखाई दे गया। ओह, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, इसमें तो थोड़ा सा तेल अभी भी बाकी है। उसने उस डिब्बे में बचे हुए तेल की कुछ बूंदें उस दरवाजे के कब्जे में डाल दी। अब दरवाजा बिना कोई आवाज किए खुल गया। इस दरवाजे के अंदर ही बाबा यागा की झोपड़ी थी। बाबा यागा की यह झोपड़ी और दूसरी झोपड़ियों जैसी नहीं थी जैसी कि उसने देखी थी, क्योंकि यह झोपड़ी तो एक बहुत बड़े मुर्गे की टांगों पर खड़ी हुई थी और उसके कंपाउंड में इधर उधर चलती फिरती भी थी। जैसे ही नताशा उस झोपड़ी के पास पहुंची तो बाबा यागा का घर नताशा के चेहरे की तरफ घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर को सामने की खिड़कियां उसकी आंखें हों और उसका सामने का दरवाजा उसका मुंह हो। उस घर के कंपाउंड में बाबा यागा की एक नौकरानी खड़ी हुई थी जो बहुत जोर जोर से रो रही थी क्योंकि बाबा यागा ने उसे कुछ काम दे रखे थे।
वो अपने आंसू अपनी बनियान से पोंछ रही थी। नताशा उसको इस हाल में खड़ा देखकर बोली, ओह मेरे पास एक रुमाल है। उसने अपना रुमाल खोला, उसे झाड़कर साफ किया और उसमें रखा खाना उसकी जेब में रख दिया और वह रुमाल उसको दे दिया। उस नौकरानी ने फिर उस रुमाल से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। झोपड़ी के पास ही एक बहुत बड़ा कुत्ता था जो एक पुरानी हड्डी चबा रहा था। उसको देखकर नताशा बोली, ओह मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को है। लो ये डबल रोटी और मांस लो और इसे खाओ। उसने अपनी जेब से कुछ डबल रोटी और मांस निकाला और उसे कुत्ते को देते हुए बोली, ये थोड़ा पुराना तो है पर मुझे यकीन है कि यह कम से कम कुछ भी न होने से कुछ होने के बराबर तो अच्छा है। कुत्ते ने तुरंत ही उस खाने को लपक लिया और खाकर अपने होंठ चाटने लगा। कुत्ते को खाना खिलाकर नताशा झोपड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। डर से कांपते हुए उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से नीच बाबा यागा की आवाज आई, अंदर आ जाओ। नताशा धीरे से उस झोपड़ी के अंदर घुसी तो वहां तो हड्डी की टांगों वाली जादूगरनी बाबा यागा एक खड्डी 102 पर बैठी कपड़ा बुन रही थी। उस झोपड़ी के एक कोने में एक पतली दुबली काली बिल्ली बैठी थी जो एक चूहे के बिल की तरफ देख रही थी। उसने बिल्कुल न डरने का बहाना करते हुए कहा, गुड डे आंटी। गुड डे मेरी भांजी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हारे पास कमीज की मरम्मत करने के लिए सुई धागा लाने के लिए भेजा है। बाबा यागा अपने लोहे के दांत दिखाकर हंसती हुई बोली, क्या अभी अभी? क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बहन अपनी सौतेली बेटी से कितनी नफरत करती थी। उसने फिर कहा, ठीक है तू यहाँ इस खड्डी पर बैठ और मेरा कपड़ा बुन, तब तक मैं तेरे लिए सुई धागा लेकर आती हूँ। वो छोटी बच्ची वहाँ खड्डी पर बैठकर बाबा यागा का कपड़ा बुनने लगी और बाबा यागा सुई धागा लाने बाहर चली गई। उसने अपनी नौकरानी से फुसफुसाते हुए कहा, देख मेरी बात सुन, नहाने के लिए खूब गर्म पानी कर दे और उससे मेरी भांजी को अच्छी तरह से मल मल कर साफ करके नहला दे। आज मैं उसको खाने में खाऊंगी। वो नौकरानी पानी निकालने के लिए जग लेने के लिए अंदर आई तो नताशा ने उससे कहा, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आग बहुत जल्दी ही मत जला लेना और नहाने का पानी भी चलनी में लेकर जाना ताकि पानी उसमें से गिरता जाए। नौकरानी ने उससे तो कुछ नहीं कहा पर उसने नहाने का पानी गर्म करने में वाकई काफी समय लगाया। बाबा यागा खिड़की पर आई और अपनी मीठी सी आवाज में बोली, ओ मेरी छोटी भांजी, क्या तू मेरा कपड़ा बुन रही है? नताशा ने जवाब दिया, हाँ आंटी मैं बुन रही हूँ। ये सुनकर बाबा यागा वहाँ से चली गई। जब बाबा यागा वहाँ से चली गई तब नताशा ने उस पतली दुबली काली बिल्ली से पूछा जो अभी भी चूहे के बिल की तरफ देख रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ चूहा ढूंढने के लिए बैठी हूँ। मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। नताशा बोली, ओह कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मेरे पास अभी कुछ चीज बची है। सो वह चीज निकाल कर उसने उस काली बिल्ली को दे दी। चीज खाकर बिल्ली बोली, ओ छोटी लड़की, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहती हो? ओ प्यारी बिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं निकलूंगी कैसे? मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा यागा तो मुझे अपने लोहे के दांतों से चबा ही जाएगी। बिल्ली बोली, यही तो करना चाहती है वह, पर मैं तुम्हारी सहायता करना जानती हूँ। उसी समय बाबा यागा खिड़की पर फिर आ गई और बोली, क्या तू अभी भी मेरा कपड़ा बुन रही है ओ मेरी अच्छी भांजी? नताशा खड्डी से दूर हटते हुए बोली, हाँ मैं अभी भी बुन रही हूँ आंटी। उसकी खड्डी अभी क्लिकिटी क्लैक की आवाज के साथ चलती जा रही थी। ये सुनकर बाबा यागा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद बिल्ली नताशा से बोली, देखो एक कंघी स्टूल पर रखी है और तुम्हारे नहाने के लिए एक तौलिया भी लाया रखा है। जब तक बाबा यागा अभी नहाने वाले घर में है तुम उन दोनों को लेकर यहाँ से तुरंत भाग जाओ। तुम्हारे जाने के बाद बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी। जब वह तुम्हारा पीछा करे तो तुम ये तौलिया अपने पीछे फेंक देना, तो यह एक बड़ी और चौड़ी नदी बन जाएगा। इससे उसको तुम तक पहुँचने में कुछ देर लगेगी। जब वह नदी पार कर ले तब तुम ये कंघी अपने पीछे फेंक देना। इस कंघी के फेंकते ही वहाँ एक इतना घना जंगल पैदा हो जाएगा कि वह उसको कभी पार नहीं कर पाएगी और फिर तुम सुरक्षित रूप से अपने घर पहुँच जाओगी। पर अगर मैं यहाँ से भागी तो ये खड्डी तो रुक जाएगी, जिससे उसे यह पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। वो पतली दुबली काली बिल्ली बोली, उसको मैं देख लूंगी, बस तुम भाग जाना।
सो वह बिल्ली नताशा की जगह खड्डी पर बैठ गई। नताशा ने पहले देखा कि बाबा यागा अभी अपने नहाने वाले घर में है या नहीं, और फिर यह पक्का करने के बाद कि वह अभी वही है, कंघी और तौलिया लेकर भाग ली। कुत्ते ने जब किसी को भागते हुए देखा तो वह उसको फाड़ खाने को दौड़ा, तो उसने देखा कि वह कौन थी। अरे ये तो वही लड़की है जिसने मुझे डबल रोटी और मांस खाने को दिया था। वह बोला, भगवान तुम्हारी यात्रा कामयाब करे, और यह कहकर वह अपने पंजों में अपना सिर छिपा कर लेट गया। नताशा ने उसका सिर सहलाया और गर्दन खुजाई और आगे बढ़ गई। जब वह कंपाउंड के दरवाजे के पास आई तो दरवाजा बिल्कुल बिना आवाज किए ही खुल गया, क्योंकि उसने उसके कब्जों में पहले ही तेल लगा दिया था। और बस फिर वह और आगे भागी चली गई। इधर वह काली बिल्ली बाबा यागा की खड्डी पर बैठ गई थी। सो खड्डी में से फिर आवाज होने लगी थी, पर उसने तो उसका धागा बहुत बुरी तरह से उलझा दिया था। बाबा यागा एक बार फिर अपनी खिड़की पर आई और बोली, ओ मेरी अच्छी भांजी, क्या तू अभी भी बुन रही है? काली बिल्ली ने धागे को और ज्यादा उलझाते हुए कहा, हाँ मैं अभी भी बुन रही हूँ आंटी। बाबा यागा बोली, अरे ये तो मेरे खाने की आवाज नहीं है। और वह तुरंत ही अपने लोहे के दांत किटकिटाती हुई अपनी झोपड़ी में आ गई। उसने देखा कि खड्डी पर वह छोटी लड़की तो नहीं थी, बल्कि वह तो उसकी पतली दुबली काली बिल्ली थी, जो धागा उलझाई जा रही थी। वह बिल्ली पर कूद पड़ी और उससे पूछा, तूने उस छोटी लड़की की आंखें क्यों नहीं निकाली? बिल्ली ने अपनी पूंछ मोड़ी और कमर थोड़ी ऊंची की और बोली, जितने साल भी मैंने तुम्हारी सेवा की है, तुमने मुझे केवल पानी ही दिया है, अपना खाना मैंने अपने आप ही ढूंढा है। उस लड़की ने मुझे असली चीज दी। ये सुनकर बाबा यागा को गुस्सा आ गया। उसने बिल्ली को पकड़कर बहुत जोर से हिला दिया। फिर वह अपनी नौकरानी के पास गई और उसका गला पकड़कर बोली, तुझको नहाने का पानी गर्म करने में इतनी देर क्यों लग गई? नौकरानी कांपते हुए बोली, मेरी इतने सालों की सेवा में तुमने मुझे एक चिथड़ा भी नहीं दिया, पर उस लड़की ने देखो मुझे कितना सुंदर रुमाल दिया। बाबा यागा ने उसको गालियां दी और अपने कंपाउंड की तरफ भागी। वहां जाकर देखा तो उसका दरवाजा तो खुला पड़ा था। वह दरवाजे पर चिल्लाई, जब उसने तुम्हें खोला तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं? दरवाजा बोला, ये इतने सारे साल जो मैंने तुम्हारी सेवा की, तुमने मेरे ऊपर एक बूंद तेल भी कभी नहीं डाला। अब तक तो मैं अपनी चिल्लाहट की आवाज सुनते सुनते भी थक गया था, पर अब उस लड़की ने मेरे कब्जों में तेल लगाया तो देखो अब मैं बिना किसी आवाज के खुल और बंद हो सकता हूँ। बाबा यागा ने जोर से मारकर दरवाजा बंद किया और फिर तेजी से घूमकर कुत्ते की तरफ देखा और पूछा, और तू कुत्ते, जब वह घर से बाहर निकली थी तो तूने उसको फाड़कर क्यों नहीं खा लिया? कुत्ता बोला, मैंने इतने साल तुम्हारी सेवा की, पर तुमने मुझे पुरानी हड्डी के सिवा कुछ भी नहीं दिया, पर उस लड़की ने मुझे असली डबल रोटी और मांस दिया। ये सब सुनकर बाबा यागा चारों तरफ घूम घूम कर उन पर चिल्लाने लगी और उन सबको मारने लगी। जब वह उन सब पर चिल्लाते चिल्लाते और मारते मारते थक गई तो वह अपनी बहुत बड़ी वाली ओखली में बैठी और उसको एक बहुत बड़े मूसल से पीटती हुई कि वह और तेज चले हवा में उड़ गई। बहुत जल्दी ही वह भागती हुई नताशा के पास पहुंच गई। उसने जल्दी ही पता कर लिया कि वह जंगल में भागी जा रही है। वह बोली, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती, और उसने अपनी ओखली नताशा के पास तक भगा दी। नताशा तो बहुत तेजी से भागी जा रही थी। वह इतनी तेज पहले कभी नहीं भागी थी। जल्दी ही उसने बाबा यागा की ओखली की आवाज सुनी तो पहले तो वह डर गई, पर फिर उसको उस दुबली पतली काली बिल्ली के शब्द याद आए और उसने अपने पीछे तौलिया फेंक दिया। वह तौलिया बढ़ता गया और फिर एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी बन गया। अब बाबा यागा और नताशा के बीच एक बहुत बड़ी और चौड़ी नदी थी। नताशा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे भाग ली। जब बाबा यागा नदी के किनारे आई तो उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाए और उसने अपना मूसल जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह इस जादुई नदी को पार नहीं कर सकती। गुस्से में आकर वह अपने घर भाग गई। वहां से उसने अपनी गायों को इकट्ठा किया और उन्हें नदी के पास लेकर आई और उनसे कहा कि वे उस नदी का पानी पिएं। गायों ने उस नदी का सारा पानी पी लिया। तब तक नताशा काफी दूर तक भाग ली थी। उसको लगा कि अब वह बाबा यागा के जाल से निकल चुकी थी, पर वह तो डर के मारे जम सी ही गई जब उसने देखा कि वह काली बाबा यागा उसके पीछे आसमान में उड़ती चली आ रही है। उसको लगा कि अब तो बस उसका अंत ही आ गया है कि तभी उसको बिल्ली की कंघी की याद आई कि उसने उसके बारे में क्या कहा था।
उसने तुरंत ही वो कंघी निकाली और अपने पीछे फेंक दी। वो कंघी बढ़ती गई और उसके सारे दांत एक घने जंगल में बदल गए। वो जंगल इतना घना था कि बाबा यागा खुद भी उस जंगल को पार नहीं कर सकती थी। और वो जादूगरनी हड्डियों की टांगों वाली गुस्से से अपने लोहे के दांत बजाती नाउम्मीद होकर अपने घर वापस लौट आई। उधर वह लड़की भी बहुत थकी हुई अपने घर पहुंची। वह अपने घर में अंदर घुसने से और अपनी सौतेली माँ से मिलने से डर रही थी, सो उसने घर के बाहर वाले शेड में इंतजार करना ठीक समझा। वह वहीं बैठ गई। जब उसने देखा कि उसका पिता घर वापस आ गया तब वह उसके पास दौड़ी गई। उसके पिता ने पूछा, कहाँ थी तू और ये तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? उधर जब सौतेली माँ ने लड़की को देखा तो वह डर गई और उसकी आंखें चमकने लगी। वह तब तक दांत पीसती रही जब तक कि उसके दांत टूट नहीं गए। पर नताशा को अब कोई डर नहीं था। वह तो अपने पिता के पास पहुंचकर उसके घुटनों पर चढ़ गई थी और उसको सब कुछ बता रही थी। जब उसके पिता ने सुना कि उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को बाबा यागा के घर उसको खाने के लिए भेज दिया था तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया और फिर कभी घर में नहीं घुसने दिया। उसके बाद से वह अपनी बेटी की देखभाल खुद ही करने लगा और फिर कभी किसी अजनबी को अपने दोनों के बीच नहीं आने दिया। अब फिर से मेज के ऊपर डबल रोटी और जैम सजने लगे थे। पिता और बेटी दोनों फिर से पीकेबू खेलने लगे थे। उसके बाद से वे दोनों खुशी खुशी रहे। बाबा यागा 3। बाबा यागा की सिंड्रेला की यह लोक कथा इससे पहले वाली दोनों लोक कथाओं पर आधारित है। एक बार मिस्र में 4 जानवर एक जगह मिले और आपस में ये बहस करने लगे कि उन्होंने सिंड्रेला को देखा है। अब क्योंकि वे चारों जानवर 4 देशों से आते थे इसलिए वे चारों जानवर सिंड्रेला को कैसे देख सकते थे। तब चारों जानवरों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई कि उन्होंने सिंड्रेला को कैसे देखा था और उनकी सिंड्रेला ही असली सिंड्रेला क्यों थी। ये चारों जानवर थे मिस्र का बाज की शक्ल का हुरस देवता, जर्मनी का कबूतर, फ्रांस के चूहे और बाबा यागा के घर में रहने वाली यह बिल्ली। हुरस, कबूतर और चूहे ने अपनी अपनी कहानी सुना दी थी और अब बिल्ली की बारी थी। ये बिल्ली क्योंकि बाबा यागा के घर में रहती थी इसलिए इसका दावा था कि इसकी देखी हुई लड़की ही असली सिंड्रेला थी। सो ये थी वह कहानी जो उसने उन सबको सुनाई। बिल्ली बोली, तुम सब लोगों की सब कहानियाँ बहुत ही अच्छी थी, पर अब मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ तब तुमको शायद लगे कि यही सच्ची सिंड्रेला थी। ये बहुत पुरानी बात है जब मैं रूस में एक नीच आदमखोर बुढ़िया बाबा यागा के पास ही रहती थी। उसको तुम लोग चुड़ैल भी कह सकते हो। वह केवल बुरे और नीच लोगों से ही वास्ता रखती थी, इसलिए मैं भी केवल वैसे ही आदमियों और स्त्रियों को देख पाती थी जो भयानक होते थे और जिनके दिल में बुरे विचार होते थे। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकती जिस दिन सच्ची सिंड्रेला हमारे घर आई। वह सबसे ज्यादा दयावान लड़की थी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखी। उसका चेहरा तो कितना भी खतरा क्यों न हो शांत ही रहता था। एक दिन वह बाबा यागा के घर आई और पुकारा, आंटी। मैं ये शब्द सुनकर चौंक गई क्योंकि बाबा यागा ने अपने परिवार के बारे में तो कभी बताया ही नहीं था, तो फिर यह उसकी भांजी कहाँ से आ गई। मैंने सोचा देखना पड़ेगा। मुझे तुरंत ही लगा कि जरूर ही यह कोई जाल था और मैं ठीक थी। मुझे बाद में पता चला कि उसकी सौतेली माँ ने बाबा यागा से यह सौदा कर लिया था कि वह उस लड़की को बाबा यागा के पास भेजेगी और बाबा यागा उसको खा लेगी। हालांकि मैं ऐसे खराब सौदों से अलग ही रहती थी क्योंकि मैं उन खराब कामों की सजा से बचना चाहती थी जो वह बाबा यागा लोगों के साथ करती थी, पर उस दयावान लड़की को देखकर तो मुझे उस पर बहुत ही दया आ गई। उसने मुझे खाने के लिए सुअर का मांस दिया। मुझको तो ये देखकर ही रोना आ गया क्योंकि यह तो किसी ने मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे अच्छी बात की थी। मुझे कभी किसी ने कभी कोई अच्छा खाना नहीं दिया था। बस इसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे इस लड़की को बाबा यागा से उसे खाने से बचाना है। मेरे पास 2 बहुत ही कीमती चीजें थीं। एक तो तौलिया जो जमीन पर गिरने पर बहुत चौड़ी और गहरी नदी बन सकता था और दूसरा एक कंघा जो जमीन पर गिरने से बहुत घना जंगल बन सकता था। और यह उसको पहले से ही मालूम था कि भौंकते हुए कुत्तों से कैसे बचना है या बिर्च के पेड़ से कैसे बचना है और चू चू करते दरवाजे के कब्जों से कैसे निपटना है। उसने बताया कि यह सब तो उसकी सगी मौसी ने उसको पहले ही बता दिया था। जब मैं अपने पास रखी हुई वे दोनों चीजें लाने गई तो उसने मुझे अपनी कुछ कहानी सुनाई। उसकी माँ काफी दिन पहले ही मर गई थी और उसके पिता ने दूसरी स्त्री से शादी कर ली थी।
ये दूसरी स्त्री एक बहुत ही बुरी स्त्री थी। उस स्त्री की अपनी भी 2 बेटियां थीं और वो ये चाहती थी कि वह लड़की मर जाए। उसकी वह सौतेली माँ उससे बहुत नफरत करती थी और उसको अपनी बेटियों की तरह से प्यार नहीं करती थी। उस दिन उसने उस लड़की को बाबा यागा से सुई धागा लाने के लिए भेजा था। उसने उस लड़की के लिए एक जाल बिछाया था जिससे कि बाबा यागा उसको भयानक तरीके से मार कर खा जाए। उसकी यह कहानी किसी का भी दिल तोड़ देने वाली थी। मैं तो उसकी कहानी को सुन ही नहीं सकी। वह कितनी अच्छी लड़की और अपने ही घर में किस तरीके से रह रही थी जहाँ की उसको सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए था। तभी हमने बाबा यागा के आने की आवाज सुनी और सिंड्रेला खिड़की से बाहर भाग गई। उसने भौंकते हुए कुत्तों को बिस्किट खिलाए तो उन्होंने भौंकना और उसका पीछा करना बंद कर दिया। उसने दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दिया तो उन्होंने चू चू करना बंद कर दिया। उसने पेड़ के चारों तरफ एक रिबन बांध दिया तो उसने उसको मारा नहीं। जब बाबा यागा को ये पता चला कि मैं उस लड़की की रक्षा कर रही हूँ तो वह बहुत गुस्सा हुई और उसने मुझे उसे मेरी बेवफाई पर बहुत मारा। पर मैंने उसकी मार की कोई चिंता नहीं की क्योंकि मैंने तो एक दयावान लड़की को वहां से जान बचाकर भाग जाने में उसकी सहायता ही की थी। इससे दुनिया में कम से कम कुछ अच्छाई तो जिंदा रहेगी और इसके लिए मैं बाबा यागा की कितनी भी मार खा सकती थी। बाबा यागा वहां से उस लड़की का पीछा करने और उसको पकड़ने के लिए भागी। बाद में उस शाम को मुझे पता चला कि बाबा यागा उसको पकड़ ही नहीं पाई थी। उसने बताया कि बीच में एक बहुत ही चौड़ी और गहरी नदी पता नहीं कहां से पैदा हो गई थी जिसको उसे अपने बैलों से पार करना पड़ा। फिर उसके बाद एक घना जंगल भी पता नहीं कहां से पैदा हो गया था जिसको तो वह पार ही नहीं कर सकी और उसको वापस आना पड़ा। इस सब के बारे में मैंने अपना आश्चर्य दिखाया पर मुझे मालूम था कि सचमुच में क्या हुआ होगा। उस लड़की ने सुरक्षित घर पहुंचने के लिए मेरे दिए हुए तौलिए और कंधे का ही इस्तेमाल किया होगा। फिर मुझे उस लड़की का पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। यह उस दिन से जब मैंने उस लड़की की सहायता की थी। कुछ साल बाद की बात है जब मैंने उस लड़की के बारे में एक बिल्ली से केवल सुना ही सुना था। असल में मुझे एक बिल्ली मिली थी जो इस कहानी जैसी ही एक कहानी सुना रही थी। मैंने उससे उस लड़की के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि वह तो वही लड़की थी, मेरी सिंड्रेला। उसने अपनी सौतेली माँ के बुरे व्यवहार की पूरी कहानी अपने पिता को सुना दी थी और उसके पिता ने अपनी उस दूसरी पत्नी को गोली से मार दिया था। उसकी बहादुरी और दया उसको असली सिंड्रेला बना देती है। वह एक बहुत ही अच्छी बच्ची थी। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं एक ऐसी बच्ची से मिली। और इस तरह उस बिल्ली ने अपनी कहानी खत्म की।